हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 17 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया द्वारा विक्ट्री डे का कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया है? तो विजय दिवस, रिसेंटली इंडिया ने विजय दिवस का 50th यानी 50वां एडिशन सेलिब्रेट किया है। विजय दिवस किस याद में मनाया जाता है? देखिए, 16 दिसंबर 1971 को आप सभी को याद है, पाकिस्तान बांग्लादेश पे कब्जा कर रहा था, जिससे इंडिया ने मुक्ति दिलाई थी, यानी बांग्लादेश का आज़ादी दिवस एक तरह से आप कह सकते हैं। इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश ने भी विक्ट्री दिवस को सेलिब्रेट किया। विक्ट्री दिवस के मौके पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने एक विक्ट्री फ्लेम को भी जलाया, फिर प्रज्वलित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह जी ने स्वर्णिम विजय दिवस यानी स्वर्णिम गोल्डन विक्ट्री डे का लोगो भी रिलीज किया। तो आप ये याद रखिएगा, विक्ट्री डे का 50th एडिशन रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। ये देखिए 16 दिसंबर 1971 की ये पिक है। ये है जनरल नियाजी, और उस समय इंडिया के फील्ड मार्शल कौन थे? सैम मानिक शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे जो सेरेमनी है उसको अटेंड करने वाले फर्स्ट यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो रिपब्लिक डे सेरेमनी को सेलिब्रेट करने वाले या फिर चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले यूके के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जॉन मेजर। कौन थे? जॉन मेजर। देखिए, इससे पहले जॉन मेजर 1993 में, कब? 1993 में इंडिया की रिपब्लिक डे परेड का चीफ गेस्ट बने थे। उसके बाद अब यानी कि 97 ईयर्स के बाद बोरिस जॉनसन यूके के दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जो रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट होंगे। तो आप देखिएगा, जॉन मेजर यूके के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे 1993 में, और अब बोरिस जॉनसन यूके के सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं जो 2021 के रिपब्लिक डे में इंडिया के चीफ गेस्ट होंगे। 2020 में चीफ गेस्ट कौन था? तो लास्ट में मैंने गलत बता दिया था, 2020 के चीफ गेस्ट थे जेयर बोल्सोनारो। तो आपको इतना जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक पे एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। आपको बताना है किस पेमेंट बैंक ने अनवील किया है। नाम से ही आप पता कर सकते हैं, डाक पे, इसका मतलब है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने रिसेंटली डाक पे को लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? पर्पस है डिजिटल फिनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट करना। यानी अभी हम लोग जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं वो डिजिटल तौर पे नहीं करते हैं, तो डिजिटल फिनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट करने के लिए डाक पे नाम का डिजिटल पेमेंट ऐप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो डाक पे पेमेंट ऐप है, ये सिर्फ पेमेंट सर्विसेज ही नहीं प्रोवाइड करेगा बल्कि बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। तो आप देखिएगा, डाक पे ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 2018 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इसका, और वर्तमान में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? जे वेंकट रामू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C454 ये इंडियन कोस्ट गार्ड की एक इंटरसेप्टर बोट है। रिसेंटली इसको कहाँ कमीशन किया गया है? तो C454 C454 को गुजरात के हजीरा में, कहाँ पे? गुजरात के हजीरा में कमीशन किया गया है। और ये जो हजीरा कोस्ट है ये गुजरात के सूरत में पड़ता है। आप यहाँ देख लीजिए, ये है C454 जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की एक इंटरसेप्टर बोट है, और इस इंटरसेप्टर बोट को गुजरात के हजीरा में कमीशन किया गया है। क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की ये बोट है तो आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के विषय में पता होना चाहिए। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में है। मोटो क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड का? वयम रक्षामी। और डायरेक्टर जनरल कौन है इस समय? KS नटराजन, कृष्ण स्वामी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नीबियो द्वारा किस इंडियन एंटिटी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडिया में स्लज मैनेजमेंट के लिए? तो नीबियो ने रिसेंटली सी गंगा के साथ, किसके साथ? सी गंगा के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि स्लज मैनेजमेंट को मैनेज किया जा सके। यानी स्लज को मैनेज करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है सी गंगा और NIBIO मतलब नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च, नॉर्वे का इंस्टीट्यूट है, इसने सी गंगा के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। सी गंगा मतलब सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्टडीज़, ये है सी गंगा। ये जो MOU हुआ है इसके तहत हमारी जो रिवर गंगा है या फिर इंडिया की और सारी नदियाँ हैं उसमें जो स्लज होता है उसको कैसे मैनेज किया जाए इस पर काम किया जाएगा। तो आप देखिएगा, स्लज मैनेजमेंट के लिए नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च, इसने सी गंगा के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और ये MOU रिसेंटली जो 5th
इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट ऑर्गेनाइज हुई थी, उसी दौरान ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। यह क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया का फर्स्ट ओपन एपीआई गेटवे फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट रिसेंटली किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडिया का फर्स्ट ओपन एपीआई मतलब एप्लीकेशन परफॉर्मिंग इंटरफेस, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एप्लीकेशन परफॉर्मिंग इंटरफेस। इंडिया का फर्स्ट ओपन एपीआई गेटवे फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है ईडलवीज जनरल इंश्योरेंस द्वारा। किसके द्वारा? ईडलवीज जनरल इंश्योरेंस ने इंडिया का फर्स्ट ओपन एपीआई गेटवे फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए लॉन्च कर दिया है। अभी तक बैंकिंग प्रोडक्ट के लिए एपीआई गेटवे यूज़ किया जाता था, लेकिन अब एपीआई गेटवे को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाएगा। और इसको लॉन्च किसने किया है? ईडलवीज ने लॉन्च किया है। ईडलवीज के विषय में जाने हम तो 1995 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और इस समय ईडलवीज के सीईओ कौन है? सनाई घोष। तो आप देखिएगा, इंडिया का फर्स्ट ओपन एपीआई गेटवे फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इसको लॉन्च किया है ईडलवीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज़ रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले हैं यूए खादिर, ये देखिए ये हैं यूए खादिर, मलयालम के फेमस राइटर थे, यानी कि जाने माने लेखक थे मलयालम लिटरेचर के। तो आप इससे ये गेस कर रहे होंगे केरल से बिलोंग करते थे, बिलोंग केरल से भले ही करते थे, लेकिन यूए खादिर का जन्म हुआ था म्यांमार बर्मा में। तो आप देखिएगा उस समय बर्मा जो है इंडिया का ही पार्ट था 1935 में। पता नहीं क्या क्या इंडिया का पार्ट था और क्या क्या अलग हो चुका है अब तक। दूसरे क्या है? चुक ईगर, ये देख लीजिए चुक ईगर, ये यूएस के टेस्ट पायलट थे। टेस्ट पायलट मतलब ये वर्ल्ड के पहले पायलट थे चुक ईगर, जिन्होंने साउंड की स्पीड से फाइटर जेट को उड़ाया था। तो आप देखिएगा चुक ईगर, रिसेंटली इनका निधन हो गया। साउंड की स्पीड से फाइटर जेट को उड़ाने वाले वर्ल्ड के पहले पायलट थे, और कहाँ से बिलोंग करते थे? यूएस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर राजकुमार जो कि सेक्रेटरी हैं डिफेंस प्रोडक्शन के, इन्होंने रिसेंटली सुजीत को कमीशन कर दिया है। सुजीत एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। आपको बताना है सुजीत को कहाँ पे कमीशन किया गया है? तो सुजीत कमीशन किया गया है गोवा में। कहाँ पे? सुजीत को गोवा में कमीशन किया गया है। ये देखिए, ये है ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुजीत, इसको मिस्टर राजकुमार द्वारा, जो कि डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी हैं, इनके द्वारा गोवा में रिसेंटली इसको कमीशन कर दिया गया है। सुजीत को अच्छा बनाया किसने है? तो सुजीत को बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा टोटल 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाए जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, उन्हीं में से सेकंड है ये सुजीत। तो आप देखिएगा, गोवा शिपयार्ड द्वारा सुजीत ऑफशोर पेट्रोल वेसल को बनाया गया है और कमीशन किया गया है इसको गोवा में मिस्टर राजकुमार द्वारा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो 1957 में स्थापना हुई थी। इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? भरत भूषण नाम, भरत भूषण नाम इसके सीएमडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में एफएसडीसी मीटिंग का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? तो एफएसडीसी फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, रिसेंटली इसका मेरे ख्याल से 23rd रीजन था, हाँ सॉरी 23rd मीटिंग रिसेंटली एफएसडीसी की ऑर्गेनाइज की गई है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसमें जितनी भी रेगुलेटरीज बॉडी हैं या फिर जितनी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, लगभग उनके हेड इसमें रहते हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जिनके हेड एफएसडीसी में पार्ट लेते हैं, लेकिन एफएसडीसी की हेड हमेशा वित्त मंत्री ही होती हैं। इस समय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो उनके द्वारा 23rd जो मीटिंग हुई थी एफएसडीसी की, उसको हेड किया गया है। मोस्टली इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड बड़े बड़े डिसीजन इसमें लिए जाते हैं। तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हमेशा चेयरपर्सन होते हैं फिनांस मिनिस्टर। देखिए, एफएसडीसी की बात करें तो 2008 में एक रघुराम राजन कमेटी बनी थी। रघुराम राजन कमेटी की सिफारिश पर 2010 में ये एफएसडीसी बनाया गया था। तो आप याद देखिएगा, ये रघुराम राजन नहीं है, रंगराजन है। रंगराजन कमेटी बनी थी 2008 में, उसी की सिफारिश पर 2010 में एफएसडीसी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली पीएम मोदी द्वारा इंडिया के किस स्टेट में कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अनवील किया गया है? तो रिसेंटली पीएम मोदी द्वारा गुजरात में, कहाँ पे? गुजरात में कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अनवील किया गया है। कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा। बात करें कुछ उसमें से प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका एक डीसैलिनेशन प्लांट गुजरात में बनाया जा रहा है। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। क्या? हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये गुजरात में बनाया जा रहा है। इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया है पीएम मोदी ने। कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात के कच्छ में बनाया जा रहा है। कच्छ में एक प्लेस है खरेरा, वहीं पर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रख दी है। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने गुजरात में सूर्योदय स्कीम को भी लॉन्च किया था। गुजरात के
सीएम आपको पता ही है विजय रूपाणी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपने सभी फार्मर्स के लिए फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है? कितना अच्छा है ना, बिना फीस के ही क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन जो फसल बीमा योजना है उसमें कुछ फीस देनी पड़ती है। जैसे खरीफ के लिए 1.5% को जैसे ही है, फिर रबी के लिए है 2% और कॉमर्शियल क्रॉप के लिए 5% है। लेकिन रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने सभी फार्मर्स के लिए फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च कर दी है। आप देखिएगा, आंध्र प्रदेश इस समय वाई एस जगनमोहन रेड्डी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपनी सभी फार्मर्स के लिए फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च कर दी है। टोटल कॉस्ट आएगी इसमें 1252 करोड़ की कॉस्ट आएगी 1 वर्ष की। तो आप इतना देखिएगा, और जिन लोगों को लॉस हुआ है उनके अकाउंट में रुपए भेजे जाएंगे। तो फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी ने लॉन्च की है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो मैप में देख लीजिए, ये है आंध्र प्रदेश। कुछ दिन पहले ही जगन्नाथ जीवन क्रांति स्कीम लॉन्च की गई थी आंध्र प्रदेश में। इसके तहत एनिमल यूनिट्स प्रोवाइड किए जा रहे थे आंध्र प्रदेश के जो यंग यूथ थे, यंग यूथ तो नहीं, लगभग 45 से 60 वर्ष के जो लोग थे उनको दिया जा रहा था। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में ही विद्या कनुका स्कीम लॉन्च की गई थी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। सीएम मैंने आपको बता दिए, आंध्र प्रदेश के YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है पुलिकट लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FX फॉर यू जो कि एक टेक प्रोडक्ट है, रिसेंटली किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो FX फॉर यू इसको लॉन्च किया गया है कैनरा बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? कैनरा बैंक ने रिसेंटली FX फॉर यू को लॉन्च कर दिया है। इसका पर्पस क्या है? देखिए, अभी जो फॉरेक्स रेमिटेंसेज होती हैं वो किसी के माध्यम से भेजनी पड़ती हैं, लेकिन ये जो FX फॉर यू है इसके तहत फॉरेक्स रेमिटेंसेज को नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। किसके द्वारा? नेट बैंकिंग द्वारा फॉरेक्स रेमिटेंसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट FX फॉर यू बनाया गया है कैनरा बैंक द्वारा। तो आप देखिएगा, फॉरेन रेमिटेंसेज को नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र करेगा FX फॉर यू बनाया है, लॉन्च किया गया है कैनरा बैंक द्वारा। कैनरा बैंक की बात करें तो 1906 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। MD एंड CEO कौन है इसके? लिंगम वेंकट प्रभाकर। कौन है कैनरा बैंक के MD एंड CEO? लिंगम वेंकट प्रभाकर। और इसकी टैगलाइन देख लीजिएगा, टुगेदर वी कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता सड़क प्रोजेक्ट ये इंडिया को किस नेबर कंट्री से जोड़ेगा? तो स्वाधीनता सड़क प्रोजेक्ट ये इंडिया को बांग्लादेश से जोड़ेगा। किसके साथ? इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ने के लिए स्वाधीनता सड़क प्रोजेक्ट ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। काफ़ी समय पहले ही इंडिया में स्वाधीनता सड़क प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट किया जा चुका है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से डिले हो रहा था। अब ऐसा कहा गया है कि मार्च 2021 तक ये बन जाएगा। तो अगर बन जाएगा तो मार्च 2021 में स्वाधीनता सड़क प्रोजेक्ट इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया जाएगा। तो आप देखिएगा, स्वाधीनता सड़क ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। स्वाधीनता सड़क के अलावा भी एक चिल्हाटी हल्दी रबारी रेल लिंक का भी इनॉग्रेशन किया जाना है। तो आप देखिएगा, चिल्हाटी हल्दी रबारी और स्वाधीनता सड़क प्रोजेक्ट ये दोनों इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड हैं। बांग्लादेश में रिसेंटली जो सेक्रीफाइस एनिमल होते हैं उनको सेल करने के लिए डीजी हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। बांग्लादेश की PM कौन है? शेख हसीना। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूसिरी जो कि एक मैन्योर मेकिंग मशीन है और भूमित्रा जो कि एक सॉइल टेस्टिंग इक्विपमेंट है, रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनवील किए गए हैं? तो भूसिरी और भूमित्रा को अनवील किया गया है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली भूसिरी और भूमित्रा को अनवील कर दिया है। कर्नाटक के जो CM हैं BS येदियुरप्पा, उनके द्वारा एक मैन्योर मेकिंग मशीन जिसका नाम है भूश्री और दूसरा है भूमित्रा जो कि एक सॉइल टेस्टिंग इक्विपमेंट है, इन दोनों को लॉन्च कर दिया है। किसानों की हेल्प करने के लिए रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। तो भूश्री मशीन और भूमित्रा दोनों किसानों की हेल्प करेंगे कर्नाटक में। लॉन्च किसने किया है? BS येदियुरप्पा ने। कर्नाटक की बात करते हैं तो ये CM कौन है? कर्नाटक के CM हैं BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? बज्जू भाई वाला। कर्नाटक में इंडिया का फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी बन रहा है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, कर्नाटक का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु का, उसको क्या कहते हैं? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉट यू कवर्ड ये हेल्थ वर्कर्स के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया है। गॉट यू कवर्ड, आपको बताना है गॉट यू कवर्ड कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गॉट यू कवर्ड ये कैंपेन लॉन्च किया है भारतीय एक्सा इसके द्वारा जो है गॉट यू कवर्ड कैंपेन लॉन्च किया गया है हेल्थ वर्कर्स के लिए। आप सभी को पता है जो कोविड-19 कैसे चल रहा है, इसमें जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं।
तो कोविड-19 के दौरान लोगों को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गॉट यू कवर्ड कैंपेन लॉन्च किया गया है भारतीय एक्शा द्वारा। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। भारतीय एक्शा की बात करें तो 2008 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है और भारतीय एक्शा के MD एंड CEO कौन है? संजीव श्रीनिवासन। भारतीय एक्शा का वो देख लीजिए आप टैगलाइन, सुरक्षा का नया नज़रिया, ये भारतीय एक्शा का नया टैगलाइन है। नया क्या टैगलाइन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 2022 से जितने भी सोलर मॉड्यूल्स हैं उन पर कितना कस्टम ड्यूटी लगा देगा? तो 1 अप्रैल 2020 से सोलर मॉड्यूल पर टोटल कस्टम ड्यूटी होगी इंडिया द्वारा 40%। कितना? 40% कस्टम ड्यूटी होगी सोलर मॉड्यूल पर। ये है सोलर मॉड्यूल, इन पर कस्टम ड्यूटी 1 अप्रैल 2022 से 40% होगी। इसके अलावा जो सोलर सेल्स होते हैं इन पर कस्टम ड्यूटी होगी 25%। अभी WTO के तहत, WTO का जो रूल है उसके तहत इंडिया कस्टम ड्यूटी को कम किए हुए हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2022 से इंडिया लगा देगा। और ये पर्पज़ क्या है इसको लगाने का? वोकल टू लोकल को सपोर्ट करना। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंडिया 40% कस्टम ड्यूटी लगा देगा। अभी जो कस्टम ड्यूटी है वो कितनी है? 15% कस्टम ड्यूटी है ये सोलर मॉड्यूल पर। ये क्वेश्चन देखते हैं, न्यूपी लैंड डे रिसेंटली किस इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है? तो न्यूपी लैंड डे इसको सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर में। कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? मणिपुर में न्यूपी लैंड डे को सेलिब्रेट किया गया है। क्यों सेलिब्रेट किया गया है? देखिए 1904 के आसपास अंग्रेजों ने अटैक किया था मणिपुर में, वहाँ पे महिलाओं ने लड़ाई लड़ी थी। तो उस दिन को सेलिब्रेट याद करने के लिए ये प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को न्यूपी लैंड डे मनाया जाता है मणिपुर में। तो आपको याद रखना है न्यूपी लैंड डे मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर में एक न्यूपी लैंड मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है, वहीं पर इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर की बात करते हैं तो ये मैप में देख लीजिए, मणिपुर कैपिटल क्या है इसकी? इम्फाल। मणिपुर के CM कौन है? N बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है मणिपुर की? नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर का जब भी नाम आए या तो आप देखिएगा, वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, वो मणिपुर में ही है। मणिपुर में कहाँ है वो? तो लोकटक लेक में है, यानी लोकटक लेक भी मणिपुर में है। और लोकटक लेक जो है वो संगाई डियर्स के लिए फेमस है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सही कर लीजिएगा आप, NFHS होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 05 के तहत किस इंडियन स्टेट या यूटी ने नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को सिंगल डिजिट में अचीव कर लिया है? यानी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट किस इंडियन स्टेट या यूटी में सिंगल डिजिट में आ गया है? तो जम्मू कश्मीर इंडिया का फर्स्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी बन गया है जहाँ पर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट सिंगल डिजिट में आ गया है। जो 4th राउंड का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था उसमें जम्मू कश्मीर में नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट था 23.1, अब वो घटकर हो गया है 5th राउंड में 9.8। तो जम्मू कश्मीर इंडिया का पहला स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट घटकर सिंगल डिजिट में आ गया है। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? देखिए सबसे पहले होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो 28 डेज़ में आउट ऑफ 1000 बच्चों की मौत हो जाती है उसको कैलकुलेट करते हैं 28 डेज़ में। नियोनेटल में 1 वर्ष की एज तक के बच्चों को कैलकुलेशन किया जाता है आउट ऑफ 1000। और उसके बाद आता है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इसमें जो है 5 वर्ष तक के बच्चों को कैलकुलेट किया जाता है। तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट सिंगल डिजिट में कहाँ आ गई है? जम्मू कश्मीर में। आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में सेक्स रेशियो भी हो गया है 976, जो कि लास्ट टाइम था 923। तो ये भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसका 5 राउंड की रिपोर्ट और उसका फेज़ 1 की रिपोर्ट रिलीज़ कर दी गई है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। फेज़ 1 में 22 स्टेट्स एंड यूटीज़ के लिए रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 17 आपके स्टेट हैं और 5 आपकी यूटीज़ हैं। जैसे ये पूरी रिपोर्ट आ जाएगी मैं पूरा आपको पढ़ा दूंगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, या आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।